कहने पर लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमारे बीच में हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया। उनके साथ में हैं, उनके दाएं तरफ है हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर मैक्सन टिक्कू। अब मैं निवेदन करूंगा भाई अभिजीत सिंह जसरोटिया जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप जी। और मेरे साथ डॉक्टर मैक्सन टिक्कू जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखें दोस्तों, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्योंकि एक इशू जो काफ़ी देर से आप लोगों के बीच में है उर्दू को लेकर, उर्दू भाषा को लेकर, उसके लिए मैं कुछ बातें आज आपसे करना चाहूँगा। देखें, जब खासकर इस उर्दू के भाषा के ऊपर जब नायब तहसीलदार की वो एडवर्टाइजमेंट निकली, उसके बाद सबसे पहले संज्ञान लेते हुए अगर आपको याद होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, और उसके बाद मैं भी माननीय उपराज्यपाल जी से मिला। और आपको याद होगा जब हमने उनके नोटिस में ये बात लाई और इन सब को देखते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, उसने भी इसमें लोगों के साथ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो कंट्रावर्सी, इसे कंट्रावर्सी बनाया किसने? आज तक तो कंट्रावर्सी नहीं थी। अब इसे पर्टिकुलरली अगर कोई कंट्रावर्सी बना रहा है तो उसके पीछे मंशा क्या है? मैं सभी बंधु, सभी लोग जो जुड़े हैं आप सबके चैनल्स के थ्रू, मैं जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं, उसके बाद बताऊं कि कंट्रावर्सी क्यों स्टार्ट की गई, इसके पीछे क्या सियासी मंशा है लोगों की और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में करता हूं, अगर आपको अल्लामा इकबाल का शेर याद हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने मजहब को भी कहा कि मजहब के ऊपर हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए। तो भाषा जो एक दूसरे से बातचीत करने का, वार्तालाप करने का एक माध्यम है, उसके ऊपर अगर कोई कंट्रावर्सी करता है या हमें आपस में बांटने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उस शायर के भी अगेंस्ट जाता है और हमारी सोच के अगेंस्ट भी जाता है। मैं अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लास्ट में पर्टिकुलरली चंद लोगों को चैलेंज करूंगा। अगर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं उनकी बात मान जाऊंगा, वरना वो मेरी बात मान लें। तो इसीलिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थोड़ी सी जहमत उठाकर पूरी सुनना पड़ेगी और मेरे प्रेस बंधुओं को भी पूरी कवर करना पड़ेगी। देखें, उर्दू का ओरिजिन हिंदुस्तान से हुआ है। अगर आपको याद होगा 15वीं 15th सेंचुरी के बीच में ये दिल्ली के अराउंड के एरियाज में कुछ पर्शियन बोलने वाले लोग, कुछ अरेबिक जानने वाले लोग और कुछ खड़ी बोली जो मेरठ अराउंड के लोगों में बोली जाती है, इन सब के मिश्रण से उर्दू का जन्म हुआ। और उर्दू को प्रमोट करने में अगर आपको याद होगा और अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगाले में तो आप पाएंगे कि उर्दू को प्रमोट करने में हिंदी के शायरों का और उर्दू के शायरों का, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। दोनों शायरों ने इसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मजहब के पैरामीटर के इसे प्रमोट किया, तभी आज उर्दू सभी को सभी के मानते हैं, उर्दू को जानते हैं इसके बारे में। और एक चीज़ और मैं जो सिमिलरिटी बताऊंगा आपको हिंदी के बीच में और उर्दू के बीच में, कि हिंदी की व्याकरण और उर्दू की व्याकरण दोनों के अंदर जो है काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। इसी कारण जो उर्दू है उसे हिंदी की बहन बोली, सिस्टर लैंग्वेज कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो लोग आपस में बांटते हैं वो शायद अगर हम किसी को माँ बोली बोलें तो ये बहन बोली है, यानी कि हमारी मासी से भी हमारे को अलग करने की बात करते हैं। ऐसे लोग हमेशा समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक रहते हैं। अब जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, थोड़ा सा जाएं जरा हम नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली। अब नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली तो हमें पता होना चाहिए कि 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर हुई, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, ये हम सबको पता है। 26 सितंबर 2020 में लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर ये 5 लैंग्वेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। अब हम जो सबसे पहले आते हैं कि ये जो नायब तहसीलदार या बाकी जो पोस्ट है, पीछे सबसे पहले चलेंगे 1973 में जब सबसे पहले इनकी रिक्रूटमेंट की गई थी। तो आप उसके सर्विस रूल उठाकर देख सकते हैं कि इनके अंदर कहीं पर भी उर्दू को मेंशन नहीं किया गया था। 1973 जब शायद मैं और हमारे साथ के भी बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे, जब सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट की थी तो सर्विस रूल्स के अंदर, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, सर्विस रूल्स के अंदर कहीं पर भी आपने उर्दू का मेंशन नहीं किया। और ये प्रैक्टिस 3 दशकों तक चली साथियों, 3 दशकों तक, 30 साल तक यही चीज रही कि कहीं पर भी इसको मैंडेटरी नहीं कहा गया। 2003 में एक ऐसी सरकार आई, अगर आपको याद होगा, जिनकी ये सरकार थी, दोनों की दोनों वो पार्टियां हैं जो हमेशा बांटने की सियासत करती है। एक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने हिंदुस्तान को मजहब के नाम पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश,
उसमें बांटा। दूसरी वो पार्टी जो 2008 के अमरनाथ लैंड रो के अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर को जिन्होंने सिरे से नकार दिया और हाई कोर्ट को भी नहीं माना। और आपको याद है जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस डोगरा, और अमरनाथ लैंड रो में 2-3 साल तक, 2-3 महीने तक हमारा आपस में कंट्रोवर्सी करा कर रखी। ये दो वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने सबसे पहले इस चीज का बीज डाला। अब 2009 में जब इनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने देश का विभाजन किया, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होती है, तब ये क्या करती है कि इसके अंदर जो क्लॉज था 2003 में क्लॉज डाला गया और 2009 के अंदर इस क्लॉज को उसमें से साइड पे कर दिया गया। तब यही पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी कि आपने उर्दू को मैंडेटरी नहीं रखा। तब चले बात खत्म होती है इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि जब इन्होंने एक रिक्रूटमेंट की थी, उस रिक्रूटमेंट के अंदर जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की गई है उसके अंदर भी कहीं पर भी उर्दू मैंडेटरी होगी ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। और अगर आपको याद होगा वो जो रिक्रूटमेंट की गई थी उन नायब तहसीलदारों की, वो आज तहसीलदार भी हैं। और अगर आपको देखा जाए ये शायद 2019 या 18 लास्ट की बात है, उसके अंदर जितने भी नायब तहसीलदार अपॉइंट हुए जो आज तहसीलदार बन चुके हैं, उनसे पूछिए क्या उन सब के पास 10th में उर्दू थी? बिल्कुल नहीं थी। तो तब तक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन जो लोग यही सियासत करते हैं उनको ये पता होना चाहिए, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हमें 5 भाषाएं दी गई और 5 भाषाओं के बाद आज अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उर्दू को मैंडेटरी करते हैं तो भारत देश के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी का सबसे पहले आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी के अंदर तो सबको पूरे का पूरा हक होना चाहिए। पिछले दिनों एक एडवर्टाइजमेंट निकली तो जम्मू के मैक्सिमम बच्चे थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सिर्फ इसका क्राइटेरिया लेकर। और वो जम्मू के लोगों बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी कि उस एग्जाम के अंदर उन सब बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन एक क्लॉज डालकर जम्मू के बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई। मैं अभी भी जम्मू या कश्मीर की कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं आना चाहता। कश्मीर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, तो उनका क्या होगा? ऐसे बच्चों का क्या होगा? इनके लिए क्या राइट ऑफ इक्वलिटी भारत देश ने जो संविधान किया है क्या उनका हक नहीं बनता? मैं पूछना चाहता हूं उमर साहब, उनकी सरकार और अपोजिशन वाले जो सारे के सारे आज इसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्योंकि 2000 अगर आप 11 के सेंसस उठाकर देखते हैं तो हार्डली 0.6 शायद इतना ही कुछ परसेंटेज है लोगों की जिन्होंने डिक्लेयर किया उर्दू को लैंग्वेज अपना। इतने बड़े 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर 1% के लोग अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप इसको मैंडेटरी कर बाकी के लोगों के साथ क्या नाइंसाफी नहीं कर रहे? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर लाना चाहते हो और आप कहते हैं कि नायब तहसीलदार के पेपर के अंदर उर्दू इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं रेवेन्यू के साथ तो फिर डीसी भी पर्टेनिंग है, उसके साथ डिवकॉम भी पर्टेनिंग है, उसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर। तो इन सबका क्या करेंगे? वो तो आईएएस के ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, तो इनको क्या करेंगे? क्या इनको उन पोस्टों से निकाल देंगे आप? मतलब ये कौन सा वाला फार्मूला है जो उमर सरकार करना चाहती है अडेप्ट? और क्यों लोगों को बांटने की बात करते हैं? हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास के ऊपर यकीन करती है। हम तो कहते हैं जम्मू का भी विकास हो, कश्मीर का भी विकास हो, लेकिन आप क्यों पर्टिकुलरली एक चश्मा लगाकर देखना चाहते हैं? उमर साहब, ये जरा आपको और आपकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन हो गई, जब डिजिटलाइजेशन हो गई तो फिर ये क्राइटेरिया कहां से रहा? इस क्राइटेरिया का कोई रेलेवेंस नहीं बनता। आज आप फर्द लेने जाइए, आपको इंग्लिश में फर्द मिलता है। तो फिर ये कहना कि आपको उर्दू मैंडेटरी होनी चाहिए, चले अगर कोई जानता है तो एक एडिड एडवांटेज है, लेकिन मैंडेटरी करना एक नाइंसाफी है युवाओं के साथ। और इसके पीछे मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा साफ नजर आती है। मंशा ये है कि आपने एक झूठा अपना मैनिफेस्टो बनाया। खैर 60 साल में आपने पहली बार जहमत की कि मैनिफेस्टो जैसी आपको एक किताब की याद आई, उसमें आपने लिख दिया था 1 लाख नौकरियां देंगे। अब आपको पता है चाहे आप उल्टे हो जाएं या सीधे हो जाएं, 1 लाख नौकरी तो आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि हमें आगे का ना सोचना पड़े। ये सबसे बड़ा कारण है। मैं इससे सचेत करना चाहता हूं युवाओं को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी इन बातों के ऊपर कभी खरे नहीं उतरेगी। इसीलिए आज फिर से लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो पहले पीडीपी करती थी या अभी भी करती है या कांग्रेस करती है। लेकिन हमें आपस में बंटना नहीं है इन सब बातों को लेकर। अगर 0.6 या 1% के लोग उर्दू जानते हैं तो बाकी के 99% लोग जो है वो कहां पर जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह आती है जो मुझे लगता है कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। आप आने वाले टाइम में हम ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग करते हैं, इस हिसाब से उर्दू का नॉलेज तो हर उस इंसान को यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा जिस बेचारे का कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसको भी फिर उर्दू जाननी चाहिए।
वरना तो जो पटवारी साहब ने कहा, जो नायब तहसीलदार ने कहा, वही सत्य है। उस बेचारे को क्या पता मेरी जमीन के कागजों के अंदर कहां पर उर्दू में क्या लिखा हुआ है। आम लोगों की सहूलियत के लिए जितना सिंप्लीफाई कर सको आप इस चीजों को, वो काम हमें करना चाहिए। क्या मेरी अगर जमीन है तो मुझे हक नहीं है जानने का कि मेरी जमीन के जो कागज है वो मेरे नाम से या मेरे दादा परदादों के नाम से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली किसी एक इंसान को, किसी पटवारी साहब के जाके हाथ जोड़ने हैं या किसी के हाथ जोड़ने हैं कि जनाब देख के तो बताइए कि मेरे टिबड़े में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है। ये तो किसी तरह से भी सबका साथ सबका विकास वाली बात ना हुई। इस हिसाब से तो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमीनें को देखने के लिए, जानने के लिए उर्दू सीखना पड़ेगी। हम तो डिजिटलाइजेशन करके भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। और अगर उमर साहब और बाकी की अपोजिशन पीडीपी वाले अगर आपको सही में ही इन चीजों को लेकर आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने उमर साहब ट्विटर अकाउंट ठीक कर लीजिए। ट्वीट क्यों इंग्लिश में करते हैं आप, उसे भी उर्दू में कीजिए। देखते हैं कितने लोग आपके ट्वीट को पसंद करते हैं, कितने डिसलाइक और कितने पढ़ पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। खुद की भाषा लोगों तक पहुंचानी है तो आपको ट्विटर इंग्लिश में चाहिए। अगर पीडीपी को अपनी बात लोगों तो आपको ट्विटर इंग्लिश में चाहिए। लेकिन अगर लोगों की सहूलियत की बात है तो एक ही लैंग्वेज चाहिए ताकि वो वाला बैरियर क्रॉस हो, उसके बाद ही लोग आगे जाएंगे। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है इसके ऊपर संज्ञान लेकर सभी लोगों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर ये अपने ट्विटर अकाउंट चेंज कर सकते हैं तो मैं इनकी बात जरूर मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा सवाल रहेगा मेरा डिप्टी सीएम का ये कहना था कि आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब का, कितने समय के बाद जो है उन्होंने नौकरियां लाई है, नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके बारे में जो है वो इस समय उमर अब्दुल्ला साहब सोच रहे हैं। उमर जो देखिए, वो एक सेक्रेटरी है, देखिए, एक सेक्रेटरी प्रॉब्लम। देखें, शुक्रिया तो लोग बेचारे अभी तक वो डेली वेजर भी कर ही रहे हैं। इनका वो 2.5 लाख नौकरियां उन्होंने दी थी, 500-700 रुपए के ऊपर लोगों का जो खून चूसने का काम किया था, वो भी बेचारे शुक्रिया कर रहे हैं। वो एसपीओ जिनसे 800 रुपए की नौकरी कराई थी 20-20 साल तक, वो भी शुक्रिया कर रहे हैं। ऐसा शुक्रिया तो उमर साहब को ही मंजूर है। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हुए जो 42,000 नौकरियां 2019 के बाद दी गई, वो हकदार को हक दिया गया, एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं की। सबका साथ सबका विकास आपकी पार्टी का नारा है, लेकिन सेंटर से 10,000 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ कश्मीर को गया हुआ है, जम्मू क्यों नेगलेक्ट हुआ? देखें, जहाँ तक केंद्र की बात है, जितना जम्मू का हक बनता है जम्मू को मिलता है, जहाँ पर कश्मीर का हक है वहाँ कश्मीर को दिया जाता है। आज तक हमने कम से कम ये काम नहीं किया। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है, वहाँ ज़रूरत हो उसकी, जब हमारे को ज़रूरत होती है तो हमारे पास भी आता है। जसरोटी साहब, मेरा सवाल है, मैं आपको याद दिलाता हूँ 2014 का ललकार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हमें वोट दो, भाजपा को वोट दो, हम जितने भी डेली वेजर हैं सभी को पक्के कर देंगे। 11 साल हो गए हैं और आप ये ठीकरा जो है पुरानी सरकारों के ऊपर ठीक बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? आप चाहते तो एक चुटकियों में ये काम हो सकता था। ठीक है, यही सवाल। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी, अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, याद है जब हमारी कैंपेनिंग चली उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये स्टेट का प्रोवेगेटिव है, ये केंद्र का प्रोवेगेटिव नहीं है। सबसे पहले जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहला काम हम यही करेंगे। और ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन इत्मीनान रखिए संधू साहब, बहुत जल्दी वक्त बदलेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बदलेगी और सबका साथ सबका विकास के साथ सबको इंसाफ भी दिया जाएगा। साहब, इनडायरेक्ट वे में सरकार तो आपकी रही है, क्योंकि सेंटर में भी आपकी है। एलजी तो आपके रविंदर रैना ने कहा हमारा एलजी जो है गवर्नर आ गया है, तो फिर क्या? इसके लिए तो आप उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मैं अपनी बात अगर आपसे कहूँ, एलजी जो है वो प्रेसिडेंट साहब के थ्रू आता है, एलजी सभी का होता है। एलजी उतना ही पीडीपी का है, उतना ही कांग्रेस का, जितना बीजेपी का। ये बात कहना कि एलजी हमारे मैच को नहीं मानता, एलजी साहब वो सबके हैं। और मुझे लगता है जिस हिसाब के एलजी साहब हमारे पास हैं वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों जो है वो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। हिंदी के मुकाबले में उर्दू जो है वो ग्लोबली ज्यादा जो है वो बोली जाती है। आपको नहीं लगता है कि इंस्टेड ऑफ इसको रोकने के लिए उर्दू को पढ़ाने का जो है वो ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए? देखें, जिसकी जो मन करता है वो जरूर पढ़े। मेरा तो ये मानना है कि भाषा में, फिर अल्लामा इकबाल को आपको याद कराऊंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो भाषा कहाँ सिखाती है? जिसको जो अच्छा लगता है। बड़ी बात भाषा क्यों बनाएगी? भाषा बनाई गई कि मैं अपनी बात आप तक कह सकूं। अभी तक हम पक्षियों से बात क्यों नहीं कर सकते? हमें पक्षियों की भाषा समझ नहीं आती। अगर कल हमें उनकी भाषा समझ आएगी शायद हम उनसे भी बात पाए।
ये पेड़ पौधे भी बोलते हैं, उनकी भाषा भी हमें समझ नहीं आती, कल उनकी भाषा समझ आएगी तो शायद हम उनको भी करेंगे। अगर पेड़ पौधे उर्दू बोलेंगे तो मैं ज़रूर वो भाषा सीखूंगा, अगर वो हिंदी बोलेंगे तो हिंदी भाषा आती है। मुझे लगता है कि भाषा का माध्यम है एक दूसरे से वार्तालाप करने का, तो बेस्ट पॉसिबल। इसमें कंट्रोवर्सी क्यों करनी? उर्दू का ओरिजिन हिंदुस्तान से है जनाब, तभी मैंने कहा कि अगर हम हिंदी को माँ बोली समझते हैं तो उर्दू मासी बोली हुई है हमारी, इसीलिए आपस में माँ और मासी में भेद नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।